ये जो गद्यगढ़ है उसे इंग्लिश में कहते हैं एस कर्स स्टोन। तो इट्स ट्रांसलेशन ऑफ गद्यगढ़। इसलिए मैं कह रही थी कि हम लोग इंडियन लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ये सब के ट्रांसलेशन समटाइम्स वियर्ड लगते हैं। तो गद्यगढ़ इज अ स्टोन इंस्क्रिप्शन टाइप ऑफ एपिग्राफ। जैसे एपिग्राफ बहुत टाइप्स के होते हैं, पिलर पे इंस्क्रिप्शन कुछ खुदाई की करके राइटिंग रहता है, लेख जिसको कहते हैं, शिला लेख कहते हैं, तो पिलर पे रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं। अशोका के जो एडिक्ट्स है वो पिलर्स पे है काफी सारे, केव्स में रहते हैं। तो वो इसी तरह से ये जो गद्यगढ़ है ये इंस्क्रिप्शन है, खुदाई करके कुछ कमांड राजा देता है, तो उसका एक टाइप है इंस्क्रिप्शन का या एपिग्राफ का गद्यगढ़। बेसिक तो ये है कि कुछ लिखा होता है उस पर, कार्व किया होता है। पहले तो गद्यगढ़ का जो टाइप रहता है वो कैसे रहता है, वो 3 पार्ट में रहता है, 3 भाग रहते हैं उसके। सबसे ऊपर जो है वो सन और मून, चंद्र और सूर्य है। वो ये दर्शाते हैं कि जब तक आकाश में चंद्र और सूर्य रहेंगे तब तक ये राजाज्ञा है वो लोगों को माननी पड़ेगी, या जब तक ये राजाज्ञा भी क्या रहती है, दान दिया हुआ रहता है राजा ने किसी जमीन का किसी ब्राह्मण को या किसी को, तो वो जो दान है वो जब तक आकाश में चंद्र सूर्य है तब तक वो दान जो है वो लागू रहेगा, वो उस लोगों के पास रहेगा जिनको दान किया गया है। और लोगों ने वो भी राजाज्ञा, जब तक सूरज चांद है आकाश में तब तक उसको मानना है। तो वो ये दर्शाते हैं कि तब तक ये राजाज्ञा मानी जाएगी। तो सबसे ऊपर का जो भाग है उसमें चंद्र और सूर्य रहते हैं। कभी कभी बीच में मंगल कलश रहता है, कलश तो आप जानते हो। तो कलश रहता है जो ऑस्पिशियस है, प्रॉस्पेरिटी दर्शाता है। कभी कभी वहाँ पे किसी डेइटी का भी कार्विंग हो सकता है, जैसे गणेश जी है, या शंकर जी की पिंड, शिवलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो सकता है। बीच वाला जो बड़ा पार्ट रहता है वहाँ पे एक्चुअल इंस्क्रिप्शन रहता है, लेख रहता है। और सबसे नीचे जो है उसका पिक्टोरियल फॉर्म रहता है, जो डोंकी और कोई वुमन फिगर रहती है। तो ये 3 पार्ट्स, 3 भाग बेसिकली इसके इम्पोर्टेंट रहते हैं गद्य पर। ऊपर का लिखा हुआ हर बात का पिक्टोरियल ये नहीं रहता है, लेकिन उसमें जो कर्स है, जो कमांड दी है, कर्स कर्स है, वो कर्स का पिक्टोरियल फॉर्म रहता है कि ये जो इसमें जो लिखा हुआ है, जो जो कमांड है, वो अगर नहीं मानी जाएगी तो ये आपके साथ ऐसे होगा। तो वो कर्स एम्फसाइज करने के लिए वो पिक्चर रहता है, क्योंकि वो तो डोनेशन के जो एडिक्ट्स है वो है, किसी राजा ने या किसी अथॉरिटी ने डोनेशन दिए होते हैं, लैंड ग्रांट की होती है, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो राइटिंग में रहता है। लेकिन उसका पूरा पिक्टोरियल फॉर्म तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर वो नहीं माना गया तो क्या होगा, ये जो कर्स है उसका सिर्फ पार्ट पिक्टोरियल फॉर्म में देते हैं। ज्यादातर ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे, लेकिन बाकी लोगों को भी दिए जाते थे, लेकिन जिनको दिए जाते थे उनके नाम रहते थे। ये इम्पोर्टेंट गद्यगढ़ इसलिए है क्योंकि एक गद्यगढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो अगर क्लियर है, वो अगर पढ़ा जा सकता है, तो उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को या इंडोलॉजिस्ट को, जो भी स्टडी करता है, रिसर्च करता है। क्योंकि उसमें वो जो डायनेस्टी है उसका नाम रहता है, कभी कभी उसके ऊपर वो डायनेस्टीज के जो गॉड गॉडेसेस है उनका नाम लिखा रहता है, जैसे हम लोग कहते हैं श्री गणेशाय नमः या कुछ भी ऐसे हम लोग जो ऊपर लिखते हैं। तो जो वो मंगल चरण जिसको कहते हैं वो रहता है, तो वो डायनेस्टी के कौन डेइटीज थे, कौन से सेक्ट को वो डायनेस्टी बिलोंग करती थी, शैव थे, वैष्णव थे, वो भी पता चलता है, बौद्ध थे, बुद्ध को मानने वाले थे, तो वो भी पता चलता है। फिर वो ग्रैंड कौन से गांव की दी गई है, वो गांव का नाम आता है। उसके गांव के बाउंड्रीज पे कौन से गांव है उनके भी नाम आते हैं। तो तब क्या ज्योग्राफी रही होगी, कौन से गांव थे, कौन सा ग्रांट दिया है। और ग्रांट देने के लिए यूजुअली वो प्रॉस्परस रहेगा डायनेस्टी, तो वो प्रॉस्पेरिटी पता चलती है, कितना बड़ा गांव ग्रांट दिया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन बेसिकली, और
कौन से ऑफिशियल ने ये करवाया है, इंस्क्रिप्शन खुदवाया है। कभी कभी ऑफिशियल्स के भी नाम रहते हैं, तो वो डायनेस्टी या किंग के ऑफिशियल्स कौन थे ये भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। इसलिए वो जो राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी, हिस्ट्री के स्टडी के लिए। महाराष्ट्र में एक शिलाहार नाम की डायनेस्टी थी, नाइन सेंचुरी से वो थे। तो वहां से लेकर उनके बाद यादव डायनेस्टी थी, और फिर जो मुगल थे, मुस्लिम डायनेस्टीज कुछ थी महाराष्ट्र में तब तक, मतलब 9th सेंचुरी से 12th-13th सेंचुरी तक के ये गद्देगढ़ हम लोगों को महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटका साइड पे थोड़े मिलते हैं। ट्रेस पासिंग और कोई उसको हथिया ना ले वो जमीन को, इसके लिए जो राजा ने दान किया है वो जमीन जिसको दान की है उसके पास ही रहनी चाहिए। उसका ट्रेस पासिंग भी नहीं होना चाहिए और उसका गबन भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कर्ज दिया जाता था। अभी अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो क्या तब था उनके, वो लोग क्या सोचते थे वो अभी हम लोग एक उसका इंटरप्रिटेशन ही कर सकते हैं, और वो बहुत से रिसर्चर्स ने अलग अलग तरह से किया हुआ है। जैसे रांची ढेरे नाम के एक रिसर्चर थे, उन्होंने ऐसे उसको डिपिक्ट किया है कि जो वो वुमन फिगर है वो एक्चुअली अर्थ है, और जो डोंकी है वो इनफर्टिलिटी का साइन है। कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो हल है वो डोंकी से अगर गधे से हम लोग खिंचवाएंगे तो वो जमीन बंजर बन जाती है, इस तरह का एक मानना है। और ये बहुत पहले से है। एक खारवेल करके राजा था, तो उसके इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ पाया जाता है कि उसने एक एनिमी राजा के जमीन पे गधे का हल फिर घुमवाया था। और मतलब ये जो है वो बहुत पुरानी हम लोगों की मान्यता है कि जहाँ पे गधे का हल चलता है तो वो जमीन बंजर हो जाएगी, वहां पे फर्टिलिटी नहीं रहेगी, प्रोस्पेरिटी नहीं रहेगी। तो ये एक रीजन हो सकता है कि ये सिंबॉलिक है, प्रतिमा है, प्रतीक है कि वो जो वुमन फिगर है वो अर्थ है, और जो डोंकी है वो डिजास्टर है, कि वो जमीन अभी बंजर हो जाएगी, ऐसे किसी भी कोई रिसर्चर मानते हैं। और गधा ही क्यों, क्योंकि पहले से इट्स डम एनिमल हम लोग कहते हैं कि जो एनिमल जो सिर्फ गधे का काम हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि गधे जैसे काम करता है, विथ नो ब्रेन्स, डम एनिमल है। तो पहले से गधे को ऐसे ही एनिमल माना गया है, इसलिए शायद गधा फिकर करते हैं वहां पे। वैसे तो और किसी का मानना ऐसे है कि लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी है, उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा जिसको कहते हैं अलक्ष्मी, जो हम लोग अगर स्टोरी अगर पता है कि समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी ऊपर आई थी, तो उनसे पहले ये ज्येष्ठा अलक्ष्मी आई थी। और वो जहाँ जाती है वहाँ पे बीमारी या गरीबी ऐसे होती है, और उनका जो वाहन है वो गधा है। तो किसी का मानना ये भी है कि इसलिए वो गधा है कि मतलब जो ये कर्ज, मतलब ये जो डोनेशन है, ग्रांट है, उसको फॉलो नहीं करेगा, उसके पास अलक्ष्मी चली जाएगी, वो मतलब गरीब हो जाएगा या उसका बुरा हो जाएगा और उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसे इस तरह से भी कि कोई उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आपकी पत्नी के साथ या माँ के साथ ऐसे हो सकता है ऐसे। अच्छा। तो ये एक्सट्रीम टाइप का कर्ज हो गया, जो कोई भी अ, अ, अभी हम लोग कहेंगे कि पुरुष सत्ता पद्धति वगैरह तो वो ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं चाहेगा, कोई भी सृष्टि में कि अपनी माँ के साथ या पत्नी के साथ ऐसे किसी भी तरह का बुरी चीज कोई हो। तो ये वर्स्ट कर्स है कि आपने ये नहीं माना तो ये शायद आपके साथ हो जाए।